हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये वीडियोस हमारी करंट अफेयर्स की पेंडिंग रह गई थी। आज 17 सितंबर की वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है। मैं सोच रहा हूँ 13 और 14 सितंबर की वीडियो पहले अपलोड कर लूँ, क्योंकि नाबार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। 17 सितंबर की वीडियो कल अपलोड कर दूँगा, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा उसके लिए। आज 13 और 14 सितंबर की वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। तो रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है 2020 के लिए। इंडिया की रैंक है 105। इंडिया 105वें प्लेस पे है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। इस ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो आप यहाँ देखिए, हांगकांग ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे है सिंगापुर। आप यहाँ देखिएगा, स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है, तो कनाडा में एक संस्था है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट FRASER, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा में स्थित है। उसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक 2019 के दौरान कितनी थी, 79th थी। यानी इंडिया को 26 प्लेसेस का नुकसान हुआ है इस बार के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ोल फगहर 99, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री द्वारा कंडक्ट की गई है। तो ज़ोल फगहर 99 मिलिट्री एक्सरसाइज को ईरान द्वारा कंडक्ट किया गया है। यहाँ देखिए, ये है मैप में ईरान। इसी के द्वारा ज़ोल फगहर 99 नाम की एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, जो ओमान सी है। यानी यहाँ पर ये ज़ोल फगहर 99 नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है ईरान के द्वारा। यूएस के बीच टेंशन बढ़ रही है, यूएस और ईरान के बीच। उसी को देखते हुए ईरान ने रिसेंटली ज़ोल फगहर 99 मिलिट्री एक्सरसाइज को ओमान सी में कंडक्ट किया। आप यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी द्वारा किस स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.75 लाख हाउसेस का इनॉग्रेशन किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा एमपी में, मध्य प्रदेश में 1.75 1,75,000 हाउसेस का इनॉग्रेशन किया गया है। इन हाउसेस को, यानी इन घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। तो आप देखिएगा, ये जितने भी 1.75 लाख हाउसेस हैं, इनके बेनिफिशरीज को गवर्नमेंट द्वारा 1.50 लाख 1.50 लाख का फिनेंशियल असिस्टेंस दिया गया था ये घर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कंबाइंड लेवल पर देखें तो मार्च 2022 तक, यानी मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसी सीरीज में 1.75 लाख हाउसेस का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एमपी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहली बार हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है स्टेट में पहली बार। हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी क्या होता है, जितने भी हेरिटेज साइट्स होंगी गुजरात की, चाहे वो होटल्स हों या फिर कोई बिल्डिंग्स हों, उनके रख रखाव के लिए, चाहे वो न्यू हो या फिर एग्जिस्टिंग हो, उनके रख रखाव के लिए गुजरात गवर्नमेंट द्वारा 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ दिए जाएंगे, ताकि जितनी भी हेरिटेज हैं उनका कंजर्वेशन किया जा सके। तो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस की गई है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। गुजरात गवर्नमेंट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। सेरेमिक इंडस्ट्रीज़, जो मार्बल, टाइल्स और सैनिटरीज होती हैं, इनको कहते हैं सेरेमिक इंडस्ट्रीज़। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने जो सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ में गैस यूज़ होती है उस पर लगने वाले टैक्स को 16% कम कर दिया है। तो आप इतना याद रखिएगा। गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो ये है मैप में गुजरात। इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात की, आप देखिएगा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन थे उसमें गुजरात ने टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले बात करते हैं स्वामी अग्निवेश की। ये देखिए, ये हैं स्वामी अग्निवेश जी। आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। स्वामी अग्निवेश जी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और आर्य समाज को रिप्रेजेंट करते थे। स्वामी अग्निवेश, रिसेंटली इनका निधन हो गया, आप देखिएगा। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। क्या? बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फंड स्वामी अग्निवेश द्वारा स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप देखिएगा। सेकंड कौन है? सेकंड है जीरी मेंजेल। ये देखिए, ये हैं जीरी मेंजेल, ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर हैं। जीरी मेंजेल ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर हैं।
चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? चेक रिपब्लिक से। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो जिरी मेंजेल और स्वामी अग्निवेश दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट ने इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा पिगरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, यानी पिगरी मिशन लॉन्च कर दिया है। देखिए, सबसे ज़्यादा पिग पॉपुलेशन असम में पाई जाती है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि पिगरी प्रोजेक्ट इंडिया का लार्जेस्ट मेघालय में लॉन्च किया गया है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है आप यहाँ देख लीजिए। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 209 करोड़। कितना? 209 करोड़ है प्रोजेक्ट की कॉस्ट। फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो NCDC द्वारा फंडिंग की जाएगी इस प्रोजेक्ट की। NCDC मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा पिगरी प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाएगी। जो मेघालय का पिगरी मिशन या फिर पिगरी प्रोजेक्ट है, इसका पर्पस क्या है? जो पॉर्क होता है, जो पिग्स का मीट होता है उसको पॉर्क कहते हैं, यानी सुअर के मीट को पॉर्क कहते हैं। पॉर्क का जो एनुअल इंपोर्ट है उसको 150 करोड़ से कम करना, ये है पिगरी प्रोजेक्ट का एक टारगेट। दूसरा टारगेट क्या है? अगले 3 वर्षों में मेघालय को पॉर्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना। तो ये 2 एम है पिगरी प्रोजेक्ट के, जिसको मेघालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आई डोनेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आई डोनेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तमिलनाडु के जो CM हैं के पलनीस्वामी, उन्हीं के द्वारा आई डोनेशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? जो लोग अपनी आई डोनेट करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पोर्टल पे। जब उनकी डेथ हो जाएगी तब उनकी आई को डोनेट कर लिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट उनकी आईज निकाल लेगी। तो आप देखिएगा, आई डोनेशन के लिए पोर्टल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, CM के पलनीस्वामी ने। तमिलनाडु की चर्चा में है, ये मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। रिसेंटली पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोविड प्रिपेयर्डनेस ऑफ कंट्रीज, यानी कंट्रीज की कोविड प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए एक 11 मेंबर्स का पैनल बनाया गया है। आपको बताना है इस 11 मेंबर पैनल में इंडिया से किसको शामिल किया गया है। तो रिसेंटली WHO ने कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए एक 11 मेंबर पैनल बनाया है। इंडिया से सिलेक्ट किया गया है प्रीति सूडान को। ये हैं प्रीति सूडान जी, इंडिया की फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। प्रीति सूडान को ही WHO के 11 मेंबर पैनल में शामिल किया गया है। ये जो 11 मेंबर पैनल होगा, ये सभी कंट्रीज का एनालिसिस करेगा कि उनकी कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस कैसी है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिटी बैंक ग्रुप, यानी सिटी ग्रुप बैंक जो USA में है, उसकी फर्स्ट फीमेल CEO कौन बनी है? तो सिटी ग्रुप बैंक की फर्स्ट फीमेल CEO बन गई हैं जेन फ्रेजर। आप यहाँ देखिए, ये हैं जेन फ्रेजर, यही सिटी ग्रुप बैंक की फर्स्ट फीमेल CEO बन गई हैं। जेन फ्रेजर ने किसको रिप्लेस किया है? तो माइकल कॉर्बेट को रिप्लेस कर दिया है। सिटी बैंक जो न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट है, वहीं पर सिटी बैंक स्थित है, यानी सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अमेरिका की बहुत बड़ी ये बैंक है। रिसेंटली सिटी बैंक ग्रुप ने अपनी फर्स्ट फीमेल CEO जेन फ्रेजर को बना दिया है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर में कॉपरेशन के लिए नीदरलैंड के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है ताकि एग्रीकल्चर की फील्ड में कॉपरेशन किया जा सके। देखिए, नीदरलैंड एग्रीकल्चर फील्ड में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला एक कंट्री है, यानी कि मैकेनाइज एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी को देखते हुए नीदरलैंड के साथ MOU साइन किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ताकि नीदरलैंड आंध्र प्रदेश को कोऑपरेट करे एग्रीकल्चर की फील्ड में। आंध्र प्रदेश देखिए, ये है मैप में आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो स्किल रिक्वायरमेंट है आंध्र प्रदेश की, उसको फुलफिल करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उईपथ नाम के एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है। तो उईपथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, उसके साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है अपनी स्किल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसके तहत क्या होगा? आंध्र प्रदेश उईपथ के साथ मिलकर अगले 1 वर्ष में 50,000 लोगों को स्किलिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये 2 न्यूज़ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSCAF 2.0 प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CSCAF 2.0 प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च कर दिया है।
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप यहाँ देखिए, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये है इसका फुल फॉर्म। तो CSCAF यानी क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, इसमें जो है 5 थीम सेलेक्ट किए गए हैं, उन पर काम किया जाएगा ताकि क्लाइमेट रेजिलियंट स्मार्ट सिटीज बन सके इंडिया में। वो 5 थीम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइंस, दूसरा है अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, चौथा है वाटर मैनेजमेंट और पांचवा है वेस्ट मैनेजमेंट। ये CSCAF में फोकस किए जाएंगे 5 थीम। तो आप यहाँ देखिएगा, जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने ही CSCAF प्रोग्राम को लॉन्च किया था। उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, क्या स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ होंगी वहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी के फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि लोगों को पैदल चलने में आसानी हो। तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ये भी लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर ज्वाइंटली वर्क करेगी? तो इंडिया चाइना के साथ मिलकर 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर मिलकर काम करेगी। इसमें क्या है, देखिए LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो दोनों कंट्रीज इस विवाद को सुलझाने के लिए 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर साथ मिलकर काम करेंगी। रिसेंटली SCO की बैठक हो रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान ने गलत मैप दिखा दिया जिसकी वजह से अजीत डोभाल ने वो बैठक छोड़ दी। फिर ब्रिक्स की बैठक हुई, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि चाइना और इंडिया 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर साथ मिलकर काम करेंगे। चाइना इस समय एक बात से और न्यूज़ में है, इंडिया ने जितने भी विटामिन C प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया द्वारा, उन सब पर एंटी डोपिंग टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। यानी जितने भी विटामिन C प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उन सभी की एंटी डोपिंग टेस्टिंग जरूर होगी। तो आप इतना रखिएगा, ये 2 न्यूज़ चाइना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट द्वारा स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम की 2nd एडिशन की रैंकिंग में टॉप किया गया है? तो रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT द्वारा स्टेट्स की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की गई। ये इसका 2nd एडिशन है। इसमें फिर से टॉप किया है गुजरात ने। लास्ट टाइम भी गुजरात ने ही टॉप किया था। DPIIT स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर स्टेट्स की रैंकिंग करता है। इस बार फिर से उसने रैंकिंग की तो पाया कि गुजरात में स्टार्टअप के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम है। अगर यूटीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार ने टॉप किया है। देखिएगा यहाँ देखिए, स्टेट स्टार्टअप जो आपकी रैंकिंग रिजल्ट है 2019 के लिए जारी किया गया है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरीज X जिसमें सारे राज्य आते हैं, जबकि कैटेगरीज Y में सिर्फ यूटीज आती हैं। गुजरात ने ओवरऑल टॉप किया है, जबकि कैटेगरी Y में आपका अंडमान एंड निकोबार ने टॉप किया है। इतना याद रखिएगा। टॉप परफॉर्मर रहे हैं कर्नाटका एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कितने % डिक्रीज हो गई है अकॉर्डिंग टू लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? रिसेंटली WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन्होंने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत कहा गया है कि 1970 से लेकर 2016 के दौरान ग्लोबली वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 68% डिक्रीज हो गई है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 1970 से लेकर 2016 के दौरान ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 68% डिक्रीज हो गई है अकॉर्डिंग टू लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ऑफ WWF। इसके अलावा WWF ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की वेटलैंड्स हैं उसमें 85% एरिया डाउन हो गया है। यानी अगर पहले 100 वेटलैंड्स थी तो अब 15 ही वेटलैंड्स का एरिया बचा है। एरिया वाइज बता रहा हूँ मैं, जितना भी वेटलैंड का एरिया था वो 85% डिक्रीज हो गया है। तो आप देखिएगा, इंडिया की लॉन्गेस्ट वेटलैंड कौन है? वेम्बनाड लेक, ये केरल में है। लार्जेस्ट वेटलैंड कौन है? सुंदरवन डेल्टा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उन्होंने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। 1970 से लेके 2016 तक का एनालिसिस किया गया है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत कितने बैम्बू क्लस्टर इनॉग्रेट किए गए हैं? तो रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 22 बैम्बू क्लस्टर इनॉग्रेट किए गए हैं टोटल 9 स्टेट्स में। तो आप याद रखिएगा, 9 स्टेट्स में 22 बैम्बू क्लस्टर इनॉग्रेट किए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। बैम्बू मिशन, देखिए बैम्बू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये बैम्बू
मिशन लॉन्च किया गया था 2018-19 के बजट के दौरान। इसके अलावा हम बात करें बैम्बू के विषय में, तो जो आपका फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017 में। जो अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से बम्बू को फॉरेस्ट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। आप याद रखिएगा, जो बैम्बू होता है उसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। क्या? ग्रीन गोल्ड। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट सीमेन स्टेशन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का लार्जेस्ट सीमेन स्टेशन इनॉग्रेट किया गया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की थी बिहार में, उसी दौरान ये इंडिया का लार्जेस्ट सीमेन स्टेशन लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। इसके अलावा IVF लैब भी इनॉग्रेट की गई है बिहार में ही। IVF लैब यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसी में इस लैब को इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। ये दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं इनको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इनॉग्रेट किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का इनिशिएटिव है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो इंडिजिनस ब्रीड के कैटल होते हैं उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत रन किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने की घोषणा की गई थी, और ये जो 21 गोकुल ग्राम है इनके लिए 100% ग्रांट इन एड मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ही सीमेन स्टेशन और IVF लैब जानवरों के लिए बिहार में स्थापित की गई है PM मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइसेन टाइफून से कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो रिसेंटली जापान और साउथ कोरिया में हाइसेन नाम का एक टाइफून यानी चक्रवात आया था, इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है जापान। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले इसने टच किया है जापान को। ये यहाँ पे देखिए, जो जापान की सदर्न टिप है यानी दक्षिण सिरा, उसमें हाइसेन तूफान आया था, टाइफून आया था। आप सभी को पता है जो नॉर्थ और ईस्टर्न पैसिफिक है उसमें टाइफून कहा जाता है, जबकि उधर वेस्टर्न वाले यानी अमेरिका का जो तट होता है वहाँ पे टोरपेडो कहा जाता है। इंडिया में क्या कहा जाता है? चक्रवात, साइक्लोन। तो आप इतना याद रखिएगा। रिसेंटली हाइसेन साइक्लोन आया था, उसने साउथ कोरिया और जापान को प्रभावित किया। अभी कैटेगरी 4 का साइक्लोन है, बाद में ये बढ़ के कैटेगरी 5 का हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तो हाइसेन साइक्लोन साउथ कोरिया और जापान के पास आया है, आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 40 वर्ष की एज में कोकून को ब्रेक कर दिया है। बुक लिखी गई है राधा M नायर द्वारा। आप यहाँ देखिए, 40 वर्ष की एज में कोकून को ब्रेक कर दिया है, यानी ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40, ये बुक लिखी गई है राधा M नायर द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।